Okay, so dear students, let's start our second topic, that is the Faraday's second law. Faraday's second law आज स्टडी करना है, बहुत ध्यान से देखो एंड बहुत इजी है। आगे का टॉपिक हमने देख लिया था जहां पर था कि जो वेट आएगा वो प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, क्योंकि जब आपने W मतलब प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो Z का यूज किया था, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर से आपने 96.00 से मल्टीप्लाई करके निकाला था। अब फैराडे का सेकंड लॉ आपको क्लियरली समझना है बच्चों, तो ध्यान से देखो, बहुत आसान वाला टॉपिक है। आपको दो या दो से ज्यादा जब सेल दिए जाए, ये हो गया सेल 1, ये हो गया सेल 2, ये हो गया सेल 3, दो या दो से ज्यादा जब सेल दिए जाए एंड वो सेल को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए, एंड जब उस सेल को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए, क्या होना चाहिए? 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोर देन 2 different types of cells are connected in series, then जब आप दो या दो से ज्यादा सेल को जो डिफरेंट तरीके के होंगे उनको जब आप बच्चों सीरीज में कनेक्ट करवाओगे, तब देन प्रोडक्ट ऑब्टेन एट इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट। वो किस पे डिपेंड करती है? इक्विवेलेंट पे। तो देखो कैसे आपको पूरा कंसेप्ट सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूं, तो ध्यान से टॉपिक को देखो एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, तो यहां पर डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां पर हमने यहां पर लिया है कॉपर सल्फेट, यहां पर लिया है AgNO3 एंड मान लीजिए यहां पर लिया गया H2SO4 डाइल्यूट। ओके, 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो आप सबको मालूम है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में डिवाइड हो पाए, जो आयंस में डिसोसिएट हो पाए, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, एंड अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो वो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। अब आप देखो बच्चों, यहां पर आपको करना क्या है, कैसे लिखना है। सो वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ Ag डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। बस ऐसा लिखना है, बहुत आसान है। देखो इसके केस में लिखोगे वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है ना, वो तो आगे का सेशन एक बार जाके देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड किया जाता है। फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लेना। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का तरीका होता है मोलर मास या फिर एटॉमिक वेट, उसको डिवाइड कर दो n फैक्टर से। अब ये n फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। ये जो n फैक्टर होता है, ये n फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। अब आपको दूसरी एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों याद रखनी पड़ेगी कि जब सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, when cells are connected in series, when cells are
connected in series, जब सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, in that case current remains same, current I remain same through this circuit। जब आप जैसे जानते हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो बच्चों, यहां से जो करंट निकलता है वो पूरी सर्किट में सेम रहता है, पूरी सर्किट में एक समान करंट पास होता है एंड एक समान टाइम के लिए पास होता है, मतलब करंट सेम रहेगा एंड टाइम भी सेम रहेगा। अब देखो दूसरी एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब गैस की बात आएगी ना, हाइड्रोजन जो गैस होता है, इसके केस में ठीक है चलो यहाँ से आपका कैलकुलेशन सब निकल जाएगा, पर जब गैस की बात आएगी पर्टिकुलर समझ लेना, जब भी गैस की बात आती है ना तो वेट निकालने के बाद आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे एंड मोल्स से आपको वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि गैस के केस में मोस्टली आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको रेडी हो गए तो फैराडे का सेकंड लॉ का जो थ्योरी वाला पोर्शन है बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे। एक बार एनसीईआरटी खोल के देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है आपको फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ का थ्योरी पोर्शन रेडी कर लो, फटाफट से हम लोग न्यूमेरिक की ओर जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, फास्ट। ओके सो बच्चों अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या दिया है यहाँ पर। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दी 3 सेल, 3 सेल दिया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद डेटा को एनालिसिस करो, डेटा को लिखने के बाद आसानी से सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं चलो। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू 3 सेल इन सीरीज रिस्पेक्टिवली कंटेनिंग सॉल्यूशन, 3 सेल दिए, चलो ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, सही है। ये हो गया सेल 1, सेल 2, सेल 3। पहले सेल में भरा गया कॉपर सल्फेट, दूसरे सेल में भरा गया AgNO3, तीसरे सेल में भरा गया पोटेशियम आयोडाइड। चलो तीनों हमको दे दिए गए बहुत अच्छे तरीके से। अब ध्यान से देखना है बच्चों, करना क्या है, यहां से कॉपर आएगा, यहां से Ag आएगा, यहां से आयोडीन आएगा, सही है। ओके स्टार्ट करते हैं। आपको फाइंड करना है Ag का वेट, Ag कितना आएगा उसका वेट कितना होगा, वेट इसका फाइंड करो। आयोडीन कितना आएगा उसका वेट फाइंड करो। ओके क्या दिया गया है, कॉपर आर डिपॉजिटेड 1.25 ग्राम, कॉपर कितना डिपॉजिटेड हो रहा है 1.25 ग्राम C is deposited। ओके चलो खत्म हो गया, बहुत आसान था। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ। बच्चों देखो बहुत आसान है, फैराडे का सेकंड लॉ लगा दो बहुत आसानी से। कैसे लिखोगे, वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ हमारे प्यारे सिल्वर भैया, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर is equal to weight of iodine divided by equivalent weight of iodine। जो भी खेल है ना वो खेल पूरे का पूरा इक्विवेलेंट वेट का है। चलो वेट ऑफ कॉपर कितना है, वेट ऑफ कॉपर तो आपको दिया है 1.25। कई सारे बच्चे फैराडे के सेकंड लॉ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ले लेते हैं, यार डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ये आ गया 1.25। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, तो देखो सिखाता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय n फैक्टर। कितना है एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5। n फैक्टर कितना होगा कॉपर के केस में, कॉपर के केस में आएगा CO2+, तो n फैक्टर हुआ 2, तो 63.5 डिवाइड बाय 2 तो निकल के आया 31.75। तो रखो यहाँ पर 31.75।
इज इक्वल टू वेट ऑफ एजी, वेट ऑफ एजी, वेट ऑफ एजी तो फाइंड करना है भैया, वेट ऑफ एजी ये ढूंढना है, डिवाइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, एजी का इक्विवेलेंट वेट, इसके केस में आएगा एजी प्लस, तो एजी के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एजी डिवाइड बाय n फैक्टर। अब देखो एटॉमिक वेट ऑफ एजी कितना होता है 108, सो 108 रख दिया, डिवाइड बाय n फैक्टर 1 आएगा, तो यहां पर हो गया 108। चलो ठीक है, वेट ऑफ आयोडीन, वेट ऑफ आयोडीन भी फाइंड करना है, तो यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ आयोडीन, ओके इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन, तो सेम वही तरीके से आयोडीन का वेट 127 होगा एंड आयोडीन के केस में चार्ज आएगा -1, तो यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली 127। सिर्फ यही तरीका आप यूज करो, आसानी से आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। अब तो आप लोग दोनों चीज फाइंड कर पाओगे, ये तो पूछा गया है आपको, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू 3 सेल सीरीज रिस्पेक्टिवली containing solution of copper sulfate AgNO3 Ki, what weight of Ag and I will be liberated, ये दोनों फाइंड करना है। पहले इसका रिलेशन ले लो, चलो ठीक है, तो आएगा 1.25 डिवाइड बाय 31.75, तो ये निकल के आया 0.0393 इज इक्वल टू वेट ऑफ Ag डिवाइड बाय 108। मैंने ये दोनों को लिया, पहला रिलेशन 108 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल कर आया 4.25 ग्राम ऑफ मतलब वेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर कितना आएगा 4.25 ग्राम। चलो ठीक, बहुत अच्छा। अब क्या करो, अब दूसरा रिलेशनशिप उठा लो, ये वाला एंड एक ये वाला, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, तो रिलेशनशिप उठा लो, लगा दो, बात खत्म। तो 0.0393 इज इक्वल टू वेट ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय 127, मल्टीप्लाई करना है 127 से 0.0393 इज इक्वल टू 4.9911 ग्राम ऑफ आयोडीन, वेट ऑफ आयोडीन। मतलब आयोडीन का भी वेट मिल गया 4.99 ग्राम। खत्म हो गया, न्यूमेरिक खत्म हो गया, बहुत आसान था। स्क्रीनशॉट निकालो, दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। बस ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिया ना, तो फैराडे का रूल पे से जितना न्यूमेरिक बन के आता है, जितना टाइप्स के न्यूमेरिक निकल के आएंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला टाइप देख लिया कि जहां पर आपने सिंपल फैराडे रूल को अप्लाई करने के बाद उसका मैथमेटिक्स फॉर्म को सॉल्व किया एंड आपको तुरंत ही उसके वेट मिल गए, सही है ना। अब देखो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है कि आप वेट फाइंड करो, दूसरा वॉल्यूम फाइंड करो हाइड्रोजन का, एंड तीसरा करंट का स्ट्रेंथ फाइंड करो। तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देखो ध्यान से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करना है तीनों को, तो फटाफट से ध्यान यहाँ पर लगा, पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। A current of electricity was passed through the series of cell containing। अब इतना से मुझे कितना समझ में आ रहा है, तो देखो सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ Ag डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय equivalent weight of copper is equal to weight of hydrogen divided by equivalent weight of hydrogen। क्लियर? ओके, तो आप इस तरीके से सब केस लिख सकते हो, उसका जो वैल्यू दिया है वो रख दो, बात खत्म। चलो स्टार्ट करना है। सिल्वर डिपॉजिट हुआ 0.5394, तो वेट ऑफ सिल्वर आएगा 0.5394। अभी आगे मैंने आपको सिखाया कि इक्विवेलेंट वेट सिल्वर के केस में आएगा 108,
क्योंकि उसका n फैक्टर कितना होता है 1, ओके, इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर, ये हमको पूछा गया है, तो वेट ऑफ कॉपर, तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में हम लोग देखते हैं। वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर वो आएगा 63.5, इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, तो ये निकल के आएगा 63.5 डिवाइड बाय 2, सो 31.75। इसको सॉल्व कर दो, सो 0.5394 मल्टीप्लाइड विद 31.75 डिवाइड बाय 108, तो आंसर निकल कर आया 0.158 ग्राम ऑफ कॉपर। तो पहला आंसर मिल गया हम लोगों को। चलो पहला बात खत्म हो गया। दूसरा आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, देखो बहुत आसान होता है। तो पहला सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, दूसरा सॉल्यूशन बनाने का शुरुआत करते हैं। अगेन यही यूज करना है, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। बस रखो, वैल्यूज रखते जाओ, बात खत्म हो जाएगी। वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वेट 0.5394 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट आएगा 108। वेट ऑफ हाइड्रोजन नहीं मालूम, वो फाइंड करना है। वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको नहीं मालूम, वो फाइंड करना है। इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन के केस में 1 आएगा, बस सिंपलीफाई कर दो, 0.5394 डिवाइड बाय 108, तो निकल के आया आंसर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल के आया 0.00499 ग्राम, इतना निकल कर आया। सही है। अब ध्यान से देखो, एट एसटीपी, अगर आप एसटीपी की बात करते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 22400 ml ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, देखो बच्चों, यहां पर आपको इतना मिल रहा है 0.00499 ग्राम हाइड्रोजन, हाउ मेनी, सो multiplied with 22400, so 11.87 ml of hydrogen। चलो दूसरा भी आपको आंसर मिल गया, तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कहां गया ये सब, सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है What was the, मतलब ये सी वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर पूछा गया है What was the strength of the current assuming that it remained constant, मतलब आपको फाइंड करना है क्वेश्चन सी में करंट कितना होगा, मतलब I का वैल्यू निकालना है। अब देखो I के लिए हमको क्या चाहिए, I इज इक्वल टू होगा Q बाई टी। अब आपको क्या टाइम दिया गया है, टाइम कितने टाइम के लिए पास किया, यस, तो यहां पर टाइम दिया गया है, t इज गिवन 25 मिनट, ये आपको दिया गया है। तो आप चार्ज फाइंड करो। चार्ज कैसे फाइंड करोगे, तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हो Ag प्लस होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद Ag में कन्वर्ट हो जाता है, सही है ना। इससे क्या आपको मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ 96500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 108 ग्राम सिल्वर। तो आप रिवर्स लिख सकते हो, कल ऐसा पढ़ाई किया था कि आप लिखोगे 108 ग्राम सिल्वर के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 96500 चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर, चार्जेस रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखो, आपको कितना ग्राम कॉपर मिला है 0.5394,
तो 0.5394 ग्राम सिल्वर के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा बच्चों? तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा तो ध्यान से देखना, 0.5394 मल्टीप्लाइड विद 96500 डिवाइड बाय 108, तो ये निकल के आया 481.96 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। इतना चार्ज आपको चाहिए होगा, तो चार्ज मिल गया तो बस रख दो फॉर्मूला में I = Q/T। Q का वैल्यू 481.96, टाइम का वैल्यू 25 मिनट, तो सेकंड में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके। सो इससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड बाय 60 लगाएंगे तो आएगा 0.32 एम्पियर। तो इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में सब मेथड्स यहां पर कवर हो गए। I'm sure आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस लेक्चर। इसका कॉपी बनाना है, एक बार एनसीईआरटी निकाल से एंड वहां से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक बार सॉल्व कर लो। बस इतना कर ले तो फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड रूल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक और चीज, एक काम करना है घर से, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या आता है वो देखो। अगर आपको एनोड एंड कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट नहीं मालूम होगा तो आप फैराडे का सेकंड रूल नहीं लगा पाओगे। सही है, कल फिर मिलेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।